नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। आप जानते हैं कि आज मुझे आपको पढ़ाना है राष्ट्रपति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेटा मैं आपको कल की क्लास में दे चुकी थी। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सिकंदर, गोहिल, हरदेव, एकता, महेश, पंकेश, अभिषेक, विकास, साहिल, जयपाल, संजय, शंकर, तन्वी, दीक्षिता, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और प्यारे बच्चे, आप टॉपिक का नाम देंगे राष्ट्रपति। क्या नाम देंगे आप टॉपिक को? मैम टॉपिक को हम नाम देंगे राष्ट्रपति, ठीक है? यानी कि प्रेसिडेंट आपका टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो इनके बारे में कल जो बात की थी उससे आगे की अब हम बात करेंगे। और आपका आज का सबसे पहला आर्टिकल रहेगा आर्टिकल नंबर 52, जिसमें कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। क्या कहा गया है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यानी देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये आप लिखेंगे यहां पर, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये इसमें सीधा कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने राष्ट्रपति होते हैं, कितने प्रधानमंत्री होते हैं। तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं, और जो आपका राष्ट्रपति है इंडिया में, अगर मैं बात करती हूं तो यह आपके भारत का सर्वोच्च पद होता है। हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया अगर कोई है तो वो आपकी कौन होती है? प्रेसिडेंट की होती है। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि प्रेसिडेंट भले ही आपके जो हैं सबसे ऊंचा पद है और इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उसके बाद भी इन शक्तियों का प्रयोग ये खुद से नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 53, जिसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघीय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, प्लीज आप इसको लिखें, में निहित होंगी। निहित होंगी यानी जितनी भी संघीय कार्यपालिका शक्तियां हैं सब राष्ट्रपति के पास होंगी, ठीक है? लिखिएगा, ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स, all union executive powers vested in president। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। यानी राष्ट्रपति के पास तो होती हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मैम आप यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जितनी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितनी भी संघीय कार्यपालिका शक्तियां हैं, सब राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन अगर बात आती है प्रयोग की, अगर बात आती है यूज करने की, तो बेटा ये दो तरीके से यूज करते हैं, बाय हिम यानी कि स्वयं, और बेटा जी बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स यानी कि मैम हम कह सकते हैं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अब ये अधीनस्थ अधिकारी शब्द बेटा यहां पर जो यूज किया गया है, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसका सेंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। इसका मतलब है मंत्री परिषद से। आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे कि अगर हम यहाँ पे राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति जी कौन होते हैं? मैम ये संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होती हैं सब इनके पास होती हैं, सब इनके पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत रेयर केस में ये खुद इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज मैम ये क्या करते हैं? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जो इनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर इनको सलाह देंगे ये उस हिसाब से काम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अधीनस्थ अधिकारी जो शब्द इस आर्टिकल में है बेटा,
उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका सेंस किससे होता है, मंत्री परिषद से। इस आर्टिकल में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि मंत्री परिषद के लिए अधीनस्थ अधिकारी शब्द का प्रयोग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति केवल नाम के प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्यारे बच्चे आर्टिकल नंबर 54 में आपको पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है मैम, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मतदान करता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात करेंगे बेटा, तो आप लिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बेटा हम बात करते हैं तो और कौन यहां पर वोट देता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या लिखेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और ये कहां पर होती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज मैम, विधानसभा हमारी राज्यों में होती हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज मैम जिस तरीके से सेंटर में लोकसभा है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे तीसरा लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स। केवल आप देख रहे होंगे कि तीनों लाइन में एक चीज बहुत कॉमन है, और क्या है वो चीज कॉमन मैम, इलेक्टेड मेंबर्स। वो चीज कॉमन है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ही इनके इलेक्शन में वोटर्स होते हैं। और अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं मैम, इलेक्टेड एमपी। शॉर्ट में लिखें तो इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज, ठीक है, यहां पर भी इलेक्टेड एमएलएज। तो ये आपका हो गया शॉर्ट में। तो दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं थीं, इनको आपके राष्ट्रपति को निर्वाचन में इन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इनको यह अधिकार दिया गया कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकती हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेशों को पहले राष्ट्रपति के मतदान में निर्वाचन में मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन करके ये कह दिया गया कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी वो सब क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। तो कौन कौन वोटिंग करता है ये पता चला है। अब मैम कौन नहीं करता है इसके लिए एक बॉक्स बना देती हूं ताकि हमेशा तुम्हारी नजर उस पे जाए। बेटा जी नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य जिन्हें आप कहते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये वोटिंग नहीं करते, ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स आप कहेंगे मैम ये वोटिंग नहीं करते। और विधान परिषद के सदस्य,
विधान परिषद के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम एमएलसी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एमएलसी, विधान परिषद के सदस्य, ये भी वोटिंग नहीं करते, ये भी वोटिंग नहीं करते। तो नॉमिनेटेड आपके एमपी एमएलए वोट नहीं करते और विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं करते। क्यों मैम? क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 54। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 जिसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, रीति कह लीजिए बेटा, या भाई आप इसको पद्धति कह लीजिए, एक ही बात है। लिखिएगा मैनर ऑफ द इलेक्शन, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफ प्रेसिडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले बेसिक चीज जानेंगे कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्यों है इनडायरेक्ट? क्योंकि एमपी एमएलए वोट कर रहे हैं मैम, जनता वोट नहीं कर रही है। अगर जनता वोट करती तब हम कह सकते थे कि मैम डायरेक्ट इलेक्शन है। तो कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और बेटा इनके इलेक्शन में गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट वोटिंग होती है। कैसी वोटिंग होती है मैम? सीक्रेट वोटिंग इनके इलेक्शन में होती है, यानी एमपी और एमएलए एक दूसरे को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने किस प्रेसिडेंट को वोट किया है। अब मेथड क्या होता है? मेथड क्या होता है वो हमें लिखना है। लिखिएगा मेथड, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा, इंग्लिश में भी मैं लिख रही हूं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रही हूं इसकी इंग्लिश एरो लगाकर, आप नीचे लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। प्रपोर्शनल एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका किसकी मेथड है? तो आप कहेंगे कि मैम ये जो मेथड है ये किसका है? तो मैम अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो ये मेथड है प्यारे बच्चे, ये आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन का है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपका आर्टिकल 55 किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे और आर्टिकल 56 को हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी बताइए आर्टिकल 56 में क्या है? तो मैम आर्टिकल 56 में इनका कार्यकाल है। बेटा चाहे तो आप कार्यकाल कह दीजिए या आप पदावधि कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस। तो कितना होता है बच्चे? कार्यकाल की हम बात करते हैं तो मैम ये होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष होता है। किस दिन से? पद ग्रहण के दिन से। पद ग्रहण यानी कि होल्ड द ऑफिस, होल्ड द ऑफिस, पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं उस दिन से लेकर 5 सालों तक उनका क्या रहता है मैम? 5 सालों तक उनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट बेटा, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन
तो ये अपना त्यागपत्र बेटा जी उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट लिखना, 5 वर्ष के पश्चात भी, 5 वर्ष के पश्चात भी पद पर रह सकते हैं, पद पर रह सकते हैं जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण ना करें। नए राष्ट्रपति कह लीजिए या उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी जिनको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर, जब तक नए राष्ट्रपति पद ग्रहण ना करें, पद ग्रहण ना करें। ठीक है, तो ये अपने पद पर बने रह सकते हैं 5 साल के बाद भी। अगर इलेक्शन में देरी हो जाती है तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इलेक्शन में देरी हो जाएगी, मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो पुराने राष्ट्रपति ही उस पोस्ट पर रहेंगे, आपके पुराने राष्ट्रपति ही उस पद पर रहेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? यानी आफ्टर 5 इयर्स इनको पोस्ट होल्ड करनी है तो कब करेंगे मैम? अगर इलेक्शन में डिले होता है, निर्वाचन समय से नहीं होते हैं, तब आपके पुराने राष्ट्रपति ही मैम उस पद पर बने रहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बेटा आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन उसको क्या करना होगा? हर 5 साल में इलेक्शन जीतना होगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और आज तक ऐसा हुआ है जी, देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से लेकर 1962 तक इस पद पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं, एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस पद को 2 बार ग्रहण किया, 2 बार ग्रहण किया, 2 बार ग्रहण किया। अभी तक बाकी कोई ऐसे प्रेसिडेंट नहीं बने हैं जिन्होंने इस पोस्ट को 2 टाइम्स होल्ड किया हो, जिन्होंने इस पोस्ट को 2 बार यहां पर हम कह सकते हैं ग्रहण किया हो। अमित कुमार बेटा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। धीरे धीरे प्यारे बच्चे क्या किया जाता है, धीरे धीरे ही चीजों को सीखा जाता है। अगर ऐसा होता तो एक दिन में ही सारी पॉलिटी हम खत्म कर लेते, है ना? थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं। तो 56 हुआ, 57 हुआ। अब मैम हमारा आर्टिकल नंबर 58 क्या कहता है? तो बेटा आर्टिकल नंबर 58 देखना जरा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट,
ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहला तो बेटा जी भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एग्जामिनर लिख देता है जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो गलत है। जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है बच्चे, केवल और केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है, जन्म से बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बोला जाता है कि इनकी न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज वो कितनी होनी चाहिए? मैम 35 ईयर्स, मिनिमम एज 35 ईयर्स। अब बच्चा पूछेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। परमार गुलाब सिंह मैम कितनी उम्र तक राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो मैक्सिमम की लिमिटेशन ही नहीं है, कितने भी साल के, 100 साल का व्यक्ति भी बन सकता है अगर वो इलेक्शन जीत गया है तो, ठीक है। लेकिन मिनिमम एज होती है कि 35 साल से कम का व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन 35 साल से ऊपर कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैम यहां पर 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, सदस्य बनने की योग्यता हो। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता हो। लिखना ही शुड बी एलिजिबल he should be eligible to be elected as a member of Lok Sabha, केवल निर्वाचित होने की योग्यता हो लोकसभा के सदस्य की। लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना, अगर याद नहीं रहे लिख लेना ब्रैकेट में, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य ना हो। ये क्लियर रखना, सदस्यता नहीं मांगी गई है, सदस्य बनने की योग्यता मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो एक एमपी बनने के लिए चाहिए लोकसभा का। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देती हूं। ये भी कहा जाता है कि भैया लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो। क्यों नहीं होना चाहिए? कि भाई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। लाभ का पद है मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। साथ साथ कहा जाता है कि भैया पागल नहीं होना चाहिए। डू नॉट अनसाउंड माइंड, क्योंकि हम किसी पागल को राष्ट्रपति नहीं बना सकते। डू नॉट अनसाउंड माइंड, पागल ना हो। उसके अलावा दिवालिया ना हो। डू नॉट इंसॉल्वेंट, मैम ये क्या होता है? ये होता है कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट क्या होता है? जैसे किसी ने बैंक से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद जब लोन वापस देने की बारी आई तो देश छोड़ के भाग गए। एग्जाम्पल फॉर विजय माल्या। तो आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि डू नॉट इंसॉल्वेंट मतलब हम क्या कहेंगे कि भैया बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित ना किया हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसान है, हम भी राष्ट्रपति बन जाएंगे 35 साल के होते ही। नहीं, चैलेंज क्या है प्यारे बच्चे? अब आ जाते हैं चैलेंज क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो आपके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं,
तो बनना चाहते हैं तो पहले वो क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं। तो इन कैंडिडेट से क्या क्या कहा जाता है कि भैया सुनो, आप राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट तब बन सकते हो, पहला तो आपने क्या किया हो, जमानत राशि, आपको जमानत राशि देनी होगी, आपको बेल अमाउंट देनी होगी। कितनी देनी होगी मैम, तो बेल अमाउंट इनको देनी होती है 15,000 रुपए। और ये बेल अमाउंट कहां पर जमा करनी होती है मैम, ये डिपॉजिट होती है आरबीआई में, ये जमा हो जाती है आरबीआई में, ये ध्यान रखना। और बेटा ये जो बेल अमाउंट है आपकी, इस बेल अमाउंट, इस जमानत राशि को सीज भी किया जा सकता है, इसे जब्त भी कर लिया जाता है। जब्त कब होती है, जब्त सीज्ड या जब्त कब होती है, तो लिखिएगा 1/6 मत, ऐसे लिखना, कुल वैध मतों का, यानी जो टोटल वैलिड वोट्स पड़ते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, कुल वैध मत यानी टोटल वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों का 1/6 मत, 1/6 मत प्राप्त ना होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, यानी कि मैम सीज्ड हो जाती है, यानी आरबीआई इसको वापस नहीं करता। कहता है कि भैया आपने मिनिमम वोट भी प्राप्त नहीं किया, 1/6 मत प्राप्त करना कंडीशन होती है, लेकिन आपने उसको भी प्राप्त नहीं किया, तो आपकी जो बेल अमाउंट है वो आरबीआई वापस नहीं करता है। ये होता है अपनी बेल अमाउंट को बचाना। मैम हम तो 50 लाख दे देंगे, 15,000 तो बहुत कम है ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन चैलेंज क्या होता है, चैलेंज होता है कि भैया आपके पास 50 प्रस्तावक को कहते हैं प्रपोजर्स, जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम को लेकर आते हैं, और एक होते हैं अनुमोदक, जिन्हें आप कहते हैं सेकेंडर्स। अब ध्यान से सुनो, प्रपोजर्स को तो समझो लड़का और आप सेकेंडर्स को समझो लड़की, यानी प्रस्तावक तो एक लड़का है और आपका अनुमोदक एक लड़की है। अब ये लड़का लड़की को प्रपोज करेगा, है ना, यानी लड़का क्या कर रहा है, लड़की को प्रपोज, तो लड़की एक्सेप्ट भी कर सकती है, और क्या हो सकता है मैम, लड़की उसको मना भी कर सकती है। तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर 50 लोग कौन है, लड़की, और 50 लोग कौन है, लड़के। समझाने के लिए है ये, मतलब 50 ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के नाम को लेकर आए कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अब वो तो लेकर आ गए, अब लड़के ने तो लड़की को प्रपोज कर दिया, लेकिन लड़की एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो जो 50 लोग नाम लेकर आते हैं, उनके 50 लोग क्या होने चाहिए, सपोर्टर्स, अनुमोदक, यानी उस नाम के प्रस्ताव को प्यारे बच्चे क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट। और ये कौन होते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक, तो बेटा जी ये एमपी और एमएलए ही होते हैं, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। यानी 100 एमपी या एमएलए का सपोर्ट चाहिए उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। तो आपका 58 के बाद एक आर्टिकल है 59। इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम हमारा क्वेश्चन है, अगर हो तो
अगर हो तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो एमपी है या फिर एमएलए है या एमएलसी है, तो क्या वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता? तो आप कहेंगे मैम बन सकता है, लिखना अगर हो तो, अगर हो तो राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि से पूर्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि से पूर्व, बिफोर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिफोर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की तिथि से पूर्व, बिफोर द इलेक्शन, डेट ऑफ इलेक्शन, ऑफ प्रेसिडेंट, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, यानी रेजिग्नेशन, त्यागपत्र देना होगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एमपी है या एमएलए है या एमएलसी है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट पहले बात तो होना नहीं चाहिए, बनना चाहता है तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जिस पोस्ट पर पहले है उस पोस्ट को क्या कर दे प्यारे बच्चे, उस पोस्ट को खाली कर दे। कब? इलेक्शन की डेट से पहले, निर्वाचन की तिथि से पूर्व, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने एक पॉइंट यहां लिखवाया है कि वो लाभ के पद पर ना हो। ये बात भी बेटा आर्टिकल 59 में ही कही गई है। ठीक है, इसके आगे आर्टिकल 59 लिख लेना। ये भी किस में कहा गया है? आर्टिकल 59 में ही कहा गया है। अब आगे यहां पर, यहां तक की बात समझ में आई हो तो थम्स अप करो फटाफट। ठीक है, और एक चीज और ठीक करानी है कि हाँ, ये चीजें और ये जो आपके ये वाले पॉइंट हैं ये भी आर्टिकल 59 में है, तो इनको यहां आर्टिकल 59 कर देना। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति का वेतन, अब आते हैं राष्ट्रपति की सैलरी। लिखिएगा आर्टिकल 59 का सब क्लॉज 3, राष्ट्रपति का वेतन, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट बताइए कितनी है? सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ये तो सबको पता होगा, बड़ा इंटरेस्ट रहता है बच्चों को। लिखना 5 लाख रुपए प्रति माह, प्रति माह मतलब पर मंथ। और इनकी जो सैलरी होती है बेटा जी ये टैक्स फ्री होती है, यानी कि कर मुक्त, टैक्स फ्री होती है, कर मुक्त होती है। और इनको सैलरी दी जाती है, लिखिएगा पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दी जाती है, भारत की संचित निधि से दी जाती है।
संचित निधि क्या होती है मैम भारत की? तो बेटा जी सरकार जो भी पैसा लाती है कमाकर, चाहे वो आप पे टैक्स लगाकर कमाए, चाहे फिर बेटा जी वो आपका ट्रेड करे, चाहे वो किसी दूसरे देश से लोन ले, सब इस फंड में जमा होता है। और भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हैं, उनके वेतन में कमी नहीं हो सकती। उनके वेतन में कमी मतलब डिडक्ट, कमी नहीं हो सकती। आप उनकी सैलरी को डिडक्ट नहीं कर सकते। क्या मैम इंक्रीज हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है बट डिडक्ट नहीं हो सकता। इंक्रीज हो सकता है बट डिडक्ट नहीं हो सकता। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? फटाफट से एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें अगर समझ में आ रही है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल नंबर 60। उसमें है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। थैंक यू सो मच बच्चों रिस्पॉन्स देने के लिए। अब सुनिए कौन दिलाता है, देखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज administrated administered. The oath of office of the president is administered by the Chief Justice of the Supreme Court. By the Chief Justice of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 61 क्या है इसमें बताओ? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 इसमें है मैम महाभियोग, इम्पीचमेंट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, impeachment on the president of India, president of India।
और बेटा जी जो इम्पीचमेंट है इसको हमने कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम यूएस से, टेकन फ्रॉम यूएस से, अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है, टेकन फ्रॉम यूएस से। ठीक है। और बेटा जी इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग क्या होता है? जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज इम्पीचमेंट, महाभियोग क्या है? व्हाट इज इम्पीचमेंट, महाभियोग क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट है। और प्यारे बच्चे आपका जो इम्पीचमेंट होता है, जो महाभियोग है, जो इम्पीचमेंट है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? आप किस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाएंगे? तो आप कहेंगे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी जब राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ जाकर काम करते हैं तब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनको हटाने का आधार प्यारे बच्चे होता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये उनको हटाने की प्रक्रिया है। और आगे लिखिएगा, लिखिएगा महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, अनिवार्य यानी कंपलसरी है। यानी जब दोनों हाउस आपके 2/3 मेजॉरिटी से इस मोशन को पास करते हैं तब आपके राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। और लास्ट लिखना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। कोई प्रेसिडेंट पर यह प्रोसीजर अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, टिल नाउ, टिल नाउ no president of India, no president of India no president of India has been impeached, has been impeached, impeached इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसी को हटाया नहीं गया है बीबी इस प्रोसीजर से।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब कौन हटा सकता है? तो बेटा संसद, लिखा तो है संसद के दोनों सदन, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जब इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पास करती हैं तो वो संसद ही तो हटाएगी। और इंफॉर्मेशन कितने दिन पहले दी जाती है राष्ट्रपति को? महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। 14 दिन पूर्व, यानी बिफोर 14 डेज उनको क्या दिया जाता है? नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट। नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट बिफोर 14 डेज। राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है, बिफोर 14 डेज। वेरी गुड। नेक्स्ट, आर्टिकल 62, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद कैसे भरा जा सकता है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि पद रिक्ति का कारण क्या है। पद रिक्ति का कारण, रीजन ऑफ द वैकेंट। तो रीजन क्या हो सकता है मैम? फर्स्ट, मृत्यु, यानी कि डेथ हो जाती है तो खाली हो सकता है। दूसरा मैम त्यागपत्र, यानी रेजिग्नेशन देंगे तब खाली हो सकता है। और तीसरा मैम इम्पीचमेंट, महाभियोग। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होने का। इम्पीचमेंट, ये है रीजन आपके वैकेंट, द पोस्ट प्रेसिडेंट का पद कब कब खाली होता है। ये प्यारे बच्चे आपको यहां पता होना चाहिए। तो मैम अगर उनकी डेथ हो जाए, अगर वो रेजिग्नेशन दे दें, अगर उन पर इम्पीचमेंट चला दिया जाए, तो इनमें से किसी पर भी प्यारे बच्चे क्या हो सकता है? किसी भी कारण से इनकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। तो वैकेंट होने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है? तो मैम फुलफिल करने के लिए 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर, विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ्स, 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन, इलेक्शन फॉर न्यू प्रेसिडेंट, इलेक्शन फॉर न्यू प्रेसिडेंट, इलेक्शन फॉर न्यू प्रेसिडेंट। लेकिन कितना मंथ्स बेटा? 6 मंथ। तो क्या 6 मंथ प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट रहेगी? 6 महीने तक प्रेसिडेंट की पोस्ट को हम खाली छोड़ देंगे? तो आप कहेंगे मैम 6 महीने के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो ये 6 मंथ होते हैं इसके लिए हम लेकर आएंगे। लिखिएगा, आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर
वैकेंट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन करेंगे बेटा? वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति नहीं है तो कौन आ जाएगा 6 मंथ के लिए? वाइस प्रेसिडेंट। देखो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? मैम वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन यही होते हैं। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो अधिकतम कार्यकाल होता है यानी मैक्सिमम ड्यूरेशन या मैक्सिमम टेन्योर, आप कुछ भी लिख सकते हो, इनका मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा बेटा जी? ओनली 6 मंथ्स, 6 माह, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाएंगे और वो पोस्ट पर आ जाएंगे। लेकिन 6 मंथ्स के लिए कौन आता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। 6 मंथ के लिए कौन आता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये जितने बच्चे हैं 63 वाले, उनकी पिटाई होने वाली है। बताया था कि सीक्वेंस में नहीं चलेगा पढ़ाते समय आर्टिकल। 63 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेट करेगा जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये भी तो वाइस प्रेसिडेंट से है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का रोल है प्रेसिडेंट के अंदर, इसलिए तो आप यहां पे क्या बोलेंगे? आप यहां पे बोलेंगे कि मैम अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो आपने बोला कि इनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं यानी उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं है तब क्या होगा? तब बेटा जी होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें आप बोलते हैं सीजीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो मैम ये बनेंगे। और एक बार ऐसा हुआ है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा तभी क्लास खत्म करेंगे। 1967 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? प्रेसिडेंट थे बेटा जी आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और इनकी क्या हो गई? 1969 में हो गई इनकी डेथ। तो पोस्ट वैकेंट हो गई, खाली हो गई, मैम इनकी मृत्यु हो गई। और जब ये मर गए तो पोस्ट खाली हो गई, तो कौन आएगा? आप कहोगे तो मैम तुरंत फिर ले आओ उपराष्ट्रपति को। अब जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे इस समय? वो थे बेटा जी वीवी गिरी। और वीवी गिरी साहब ने क्या दे दिया? राष्ट्रपति बनने के लिए त्यागपत्र, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये पोस्ट भी खाली हो गई। हाँ जी मैम, ये पोस्ट भी खाली हो गई। तो अब यहां पे किसका नंबर आएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो कौन थे इस समय पर? वो थे मैम एम हिदायतुल्ला जी। एम हिदायतुल्ला जी, एम हिदायतुल्ला जी लिखिएगा। भारत के एकमात्र सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर, आपका सीधा यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो आर्टिकल नंबर
ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 चल रहा है, 63, 64, 65 वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल मैंने यहाँ क्यों पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर फुलफिल करना था पोस्ट को, इसलिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में आर्टिकल नंबर 71, 72, इतना ही हम यहाँ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे आज इतना रखते हैं, और कल मैं इस चैप्टर को खत्म करके पहले रिवीजन कराऊंगी, देन मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी कि आपका उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगी। रिवीजन स्लाइड अभी नहीं रवि कुमार जी, पहले चैप्टर कंप्लीट तो होने दीजिए, तभी हम लिखेंगे यहाँ पर आपका जो है रिवीजन स्लाइड। बच्चा कह रहा है सीजीआई का नाम क्या था, लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में सीजीआई का नाम। ये देखिएगा यहाँ पर, वो कहाँ गई आपकी स्लाइड, एम हिदायतुल्ला जी, और मैंने अंडरलाइन भी किया है इसको अलग से, वो सीजीआई है बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच।